बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पिछले 2-3 दिन से वीलॉग्स नहीं कर पा रहा था, उसकी कुछ वजूहात थी जो आगे चलकर आपके सामने रख भी देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ खौफनाक तरीन मोड़ आना शुरू हो चुके हैं। पूरा जोर लगाया जा रहा था कि निज़ाम जो है वो इमरान खान के खिलाफ चूंकि हो चुका है, उसको हुकूमत में आने से रोका जाए। उसका मैंडेट भी चोरी कर लिया गया, उसको जेल के अंदर भी डाल दिया गया। लेकिन उसके लोग आज़ाद थे। उसके लोगों ने जो है वो 8 फरवरी को निकलकर बता दिया कि गुलामी नामंजूर। और आज पूरा केपीके बाहर है और केपीके ने बता दिया है कि हम देनी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब की ऐवान में सरप्राइज एंट्री हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि खान साहब तो जेल में है और वो कैसे ईवान में आ चुके हैं, कैसे उन्होंने असेंबली का इजलास अटेंड कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके सामने रखने जा भी रहा हूं। और वो स्क्रीन पर कुछ विजुअल जो है वो आपके सामने रखने हैं कि आज अचानक से हुआ क्या है कि जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए हैं और इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल जनाब आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब एक खौफनाक तरीन ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो मेरी नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों की ऑडियो है और एक गवर्नर की ऑडियो है जिसने इस वक्त पूरे के पूरे इंतखाबी जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर सवालिया निशान उड़ा के रख दिया है। और इस ऑडियो ने जो है जिस तरह से पीठ पर छुरा खोंपा है और अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। अब आर्मी चीफ क्या करने जा रहे हैं और ये ऑडियो क्या है, वो ऑडियो मैंने आपके सामने रखनी है, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो वीलॉग्स ना आने की वजूहात थी वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि कुछ उंजवी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। यानी कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में खौफ की फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त सहाफ़ी सतूर की गिरफ्तारी, इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी ये बता रही है कि मजीद आवाज़ें को बंद किया जाएगा। अब आवाज़ों को उठने नहीं दिया जाएगा, हक की आवाज़ जो होगी उस ज़बान को काट दिया जाएगा। असतूर साहब जिस तरह से आवाज़ उठा रहे थे, हमारे कोलीग भी हैं, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो जनाब उसको गिरफ्तार किया गया, FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया। इससे एक चीज़ बड़ी वासी होती है कि चीफ जस्टिस कासिफ फायद ईसा साहब जब ये जो है वो अपने सहाफ़ियों के जरिए किसी और जजेस के ऊपर तनकीद करवा रहे होते तो ये लोग उन्हीं सहाफ़ियों को चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खानों पर बुलाते थे, क्या है मेरे पास खाना खाएं। और आज जब इनके ऊपर तनकीद हुई है तो जनाब यही जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने एक सहाफ़ी को हथकड़ी लगा दी है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत है, ये पाकिस्तान में एक जो है वो गैर लानिया तौर पर जो है इमरजेंसी लगा दी गई है कि आप यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकते, आप यहाँ पर सच नहीं बोल सकते, आप यहाँ पर निज़ाम के ऊपर सवाल निशान नहीं खड़ा कर सकते। और अगर आप ये सब कुछ करेंगे आपको मार दिया जाएगा। आपको ऐसे नहीं मारा जाएगा, आपकी लाश भी नहीं आपके घर वालों को दी जाएगी। यानी कि यहाँ तक जो है बात जा पहुंची है और यही वजूहात हैं कि आवाज़ें बंद करने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल है और कल होने वाले इजलास से पहले ही सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था, तो जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया है। और इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत जो है उन्होंने बुलाने का फैसला किया है। अब इस सब के अंदर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या स्पीकर के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं और आइन की दोबारा से तशरीह होगी। और अब ये एक नई जंग का आगाज हो चुका है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि एक जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और जब तक उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती तो हम एक इजलास नहीं बुला सकते कौमी असम्बली का। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया गेम प्लान तैयार हो चुका है। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, उस जमात को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक खास मिशन के तहत, एक खास मनसूबे के तहत जो है वह मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपना रद्दअमल जारी कर दिया है, जिसकी जानिब से उन्होंने कहा कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर डाका अवामी मैंडेट लूटने की शर्मनाक रियासती मनसूबाबंदी है। और अवामी मैंडेट पर खुला डाका डालने वाले इलेक्शन कैंपेन की शर्मनाक सूरतकारी से खुसूसी नशिस्तों को गैर आइनी तौर पर मैंडेट चोरों में बांटने के नाकाबिल कबूल मनसूबे बना रहे हैं। और दस्तूर का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बुनियादी असूलों को नहायत तरह से बयान करता है। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को जनरल सीटों के तनासुब से ही तकसीम होना होता है। तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मरकज पंजाब और KPK
पीके में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली जमात बन चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की फरहमी में जो है वो गैर कानूनी तौर पर ये जो है वो उनको रोक रहे हैं कि इनको जो है वो मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्दमल जारी किया कि रियासती मनसूबा है और एक जमात को मखसूस नशिस्तें देने से रोका जा रहा है। तो ये एक नया प्लान मैंने आपके सामने रख भी दिया है कि इस सूरत हाल की जानिब जा रही है। कल का इजलास है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की तरह ही यहाँ पर ये इस इजलास का बाइकआउट कर देगी? वो एक इंतहाई घटिया हरकत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे आप इसको बुरा तस्लीम करें या अच्छा माने, क्योंकि आपने मरियम नवाज को खुला ग्राउंड दे दिया, आपने उसको तकरीर करने दे दी, आपके पास बड़ी सूटेबल अपोजिशन मौजूद थी, आप वहाँ पर शोर शराबा करते, आप वहाँ पर आवाज़ उठाते, आप वहाँ पर जाकर तकरीर करते और आप बताते कि इमरान खान की आवाज़ अब ऐवानों में पहुँच चुकी है, चाहे आप हुकूमत मिले या ना मिले। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है और यहाँ पर जो इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट बयान कर रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। मैं आगे चलकर आपके सामने रख भी देता हूँ। लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट का फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की नाहली और करप्शन के बोझ तले दब रहा है और अवाम को तारीख के सियासी दौर में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत भी करेंगे और ये एक अच्छी खबर है। चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और जो डाका मारा गया है, जो यहाँ पर धांधला हुआ है, जो रंदा फेरा किया है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान साहब को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जेल के अंदर बंद किया गया, उस पर आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया गया, फिर इलेक्शंस करवाए गए, उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर जो बिल पास किए गए निगरानों की जानिब से या उससे पहले हुकूमत की जानिब से, उस पर आवाज उठानी चाहिए। यहां पर औरतों के गिरबानों को फाड़ा जा रहा है, यहां पर सहाफियों को उठाया जा रहा है, यहां पर जुल्म बर्दित हो रही है, उस पर आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां से भागकर सड़कों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ईवान के अंदर खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इमरान खान साहब का बाजू बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक जो है वो अच्छी उनकी जानिब से मूव होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्या सोच रही है। चलेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो खैर जनाब, एक खौफनाक तरीन ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो ने जो हुकूमत बन रही है, चोरी की हुकूमत बन रही है, डाका डालकर हुकूमत बनाएगी, और एक वो महारानी क्वीन जिसको जो एक खुद की चोरी हुई सीट के ऊपर एमपीए बनी और फिर उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया गया, आज उसके मुंह पर तमाचा मारा गया। ये तमाचा मैंने नहीं मारा, खुद उनके लोगों ने मारा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। ये जनाब इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, बल्कि इनका ऐलान तो हो चुका है कि अब ये मौजूदा हुकूमत का हिस्सा होंगे एमकेएम की जमात। और आपने देखा कि कल रात मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक हुई। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जो है पीपल्स पार्टी वाले ये बात कर रहे हैं कि इनका 100% मैंडेट जाली है, तो लिहाजा इनको हुकूमत में ना बिठाया जाए, हमारी तो कुर्सियां पूरी हैं, तो एमकेएम को हुकूमत में ना बिठाया जाए और अपने साथ ना मिलाया जाए। मुस्तफा कमाल ने यह बात तस्लीम कर ली कि जी हाँ, वो ऑडियो मेरी है। अब उसके बाद एक और खौफनाक ऑडियो होगी, वो कामरान टिसोरी साहब की, गवर्नर सिंध है, और आप ये माने कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। गवर्नर सिंध ये बात कर रहे हैं, उनकी जो गुफ्तगू हुई है, राबता कमेटी का इजलास चल रहा था एमकेएम का, वो गुफ्तगू फिर लीक हो गई और उसमें जनाब उन्होंने कहा है कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑपोजिशन में थे, ये तो जेलों में जाने वाले थे, हमने एतमाद के वक्त इन्हें अपने साथ वोट दिए, जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। 2018 में हमें जो 7 सीटें मिली थी और जो हमारा वोट बैंक था, अब हमारा वोट बैंक नहीं है। मुबैना ऑडियो में वो ये भी कहते हैं कि हमने इन्हें एहसास दिलाया कि जो 1.5 साल हम इनके साथ चले हैं, उसमें एक ने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया और दूसरी जमात ने अपना वज़ीर खारजा बना दिया। हाउस ऑफ हमारे मुतालबात के मुआहदे पर सबने दस्तखत किए और अब भी अगर पीपल्स पार्टी इतराज़ात कर रही है, अब आप हमारे हाथ में बांध कर पीपल्स पार्टी आगे डाल देंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये एमकेएम जो है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब बात कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, वो कहा कि हमने ये भी बता दिया है कि जिस तरह बाकी जमातों का मैंडेट मिला है, हमें भी उस तरह से मिला है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है, तो वो बात कर रहे हैं कि 200% मैंडेट आपका भी जाली है। आपने भी दिन रात मेहनत कोशिश की कि आप हमारा हुकूमत बन जाए। यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। ये खुद ये लोग बात मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं एमकेएम का मैंडेट जाली था, और जरदारी साहब को उन्होंने जवाब दे दिया कि आपका 200% मैंडेट जाली था, आप भी चोरी करके हुकूमत बनाने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में वो लोग जो खुद हुकूमत में आ रहे हैं, खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम मैंडेट चोरी करके हुकूमत में आ रहे हैं, तो वहां पर इस हुकूमत की क्या साख बाकी रही है, वहां पर हुकूमत क्या काम करेगी, ये पाकिस्तानी कौम इसका जवाब दे सकती है। और जनाब उन्होंने मजीद इस पर बात की कि जिनको दिन रात मिलाकर भी मैंडेट नहीं मिला, बल्कि तीसरे दिन जाकर मिला है, वो 200% वाले हैं। हमने तो ये बात भी इन्हें वाज़ेह तौर पर समझा दी थी और उन्होंने कहा कि फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं, क्योंकि बधायर वो दोनों जमातें आपस में मिली हुई हैं
اور ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں, ان کو صدر چیئرمین سینٹ اور 2 گورنر دے دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے, اور اگر ہو بھی تو وہ نام ہو جو وہ دے رہے ہیں. کامران ٹھسوری نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے چاہے گورنرشپ ہو اس کا فیصلہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہی کرے, وہ نام ان کی ڈکٹیچر پر نہ ہو. اگر آج بھی اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو سالوں سال گالیاں پڑ رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ وہی گناہ بے لذت والی بات ہے, کچھ بھی نہیں, وزارت صرف ایک ملے گی اور گورنر بھی اپنا لے آئے اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہوں, ووٹ بھی دیں تو ہمارا حشر نشر برا ہو جائے. یہ جناب کامران ٹھسوری صاحب نے اپنی لوگوں کو سمجھا دیا ہے, اور پھر اب یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے اس کے اوپر عالمی ریٹنگ ایجنسی جو ہے موڈیز, اس نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ موڈنگ جو ہے وہ جو پاکستان کی معیشت ہے, دنیا کی معیشت ہے, اس پر اپنی آؤٹ لک جاری کرتی ہے. تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ انتہائی متنازع انتخابات اور متوقع اتحادی حکومت کی محدود فیصلہ سازی کی صلاحیت کے سبب جو لیکٹورٹی کے خطرات ہیں اور جو بیرونی محاذ پر چیلنجز ہیں اس پر موڈیز نے یہاں پر اپنی روشنی ڈالی ہے, جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 3 بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیوں میں سے ایک موڈیز نے بتایا کہ اس نے پاکستان کی ریٹنگ کا جائزہ گزشتہ ہفتے مکمل کر لیا, لیکن موڈیز نے کریڈٹ ریٹنگ کا جو ایکشن ہے اس کا اعلان کیا اور نہ ہی مستقبل قریب میں کریڈٹ ریٹنگ ایکشن کے حوالے سے کوئی اندیا دیا ہے. موڈیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ بشمول CAA3 طویل المدت ریٹنگ کو مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے. گزشتہ برس فروری میں موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو 2 درجے کم کر کے 3 CAA کر دیا تھا. تو عمران خان صاحب کے دور میں پازیٹیو تھی, پھر اس کو نیگیٹو کیا گیا اور اب اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اب بھی پاکستان کی معاشی صورتحال خراب بتائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈیفالٹ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے مخصوص خطرات بتائے گئے تھے. ایجنسی نے معاہدہ کیا کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے بعد سیاسی خطرات زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں بظاہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر اتحادی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے, لیکن عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام کی اپریل میں میعاد ختم ہونے کے بعد فوراً نو منتخب حکومت کی نئی پروگرام پر فوری مذاکرات کرنے کی خواہش اور صلاحیت کے بارے میں زیادہ تر جو ہیں وہ غیر یقینی کی صورتحال بتائی جا رہی ہے, اور جو اصلاحات آگے چل کر ہونی ہیں وہ انتہائی مضبوط نہیں ہو سکتی جو نئے IMF پروگرام کے لیے درکار ہیں. تو جناب یہاں پر پاکستان کے ساتھ IMF کی جو ڈیل ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, موڈیز کا یہ کہنا ہے. تو موڈیز نے یہاں پر پاکستان کی جو آنے والی صورتحال ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی, اور یہ حکومت پاکستان کی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتی. جب موڈیز یہ بات کر رہی ہے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ ہمیں بٹھا کر جو عوامی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, اگر ہم پر بیٹھتے ہیں تو لوگ کیا پاکستان کی حکومت کا پہیہ چلا سکیں گے, کیا یہ معیشت پہیہ چلا سکیں گے؟ یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے. لیکن جناب دوسری جانب عمران خان صاحب کی ایوان میں سرپرائز انٹری ہوئی ہے جس سے سب کی ہوش اڑا کے رکھتی ہیں, اور یہ ہوش کس طرح سے اڑے ہیں کہ خان صاحب کی اچانک سے عدالت سے ان کو بری کر دیا گیا ہے. جناب آج KPK کا اجلاس ہے جس میں 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ حلف اٹھانے آئے ہیں, اور اس حوالے سے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اجلاس میں شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا جو سارا معاملہ تھا, اور پھر اس کے بعد جو 9 منتخب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار ہیں وزیراعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب, جناب وہ آئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ایوان میں بھی لے کر آئے, اور اب وہ وزیراعلیٰ KPK بننے جا رہے ہیں. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی جو اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کی, اپنے لوگوں کو ساتھ بھی لے کر آئے, ان کا حلف بھی اٹھایا اور خود وہاں پر موجود تھے. اور جیسے ہی وہ ایوان کے اندر آئے KPK اسمبلی کے اندر, انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر چلائی اور ساتھ وہ فریم لے کر کھڑے ہو گئے, جس کے بعد نعرے بازی ہونا شروع ہو گئی اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. اور یہ لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا, آج ہر جگہ پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, اور اس کو ARY نیوز نے لائیو نشر کیا. اس بادشاہ کا کیا بنا ہوگا جو عمران خان صاحب کو نشان عبرت بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ شخص جس کی تصویر آپ میڈیا پر نہیں چلا سکتے تھے, آج ARY نیوز کو تصویر چلانے پر جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ چلا دی ہے. تو خیر جناب اس نے سب کی ہوش اڑا کے رکھتی ہیں. اور پھر دوسری جانب جلاؤ گراؤ کا کیس تھا, یہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ ہے انہوں نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور احتجاج کے مقدمے میں عمران خان, اسد عمر, فیصل جاوید چودھری کو بری کر دیا ہے. اور یہ جج محمد جو شبیر ہیں انہوں نے اس حوالے سے تینوں کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے, اس کو آپ عام نہ لیجئے کہ اب جو عدالتیں پہلے دباؤ کے اندر آئی تھیں اب وہ اپنا دباؤ ریلیز کر رہی ہیں, وہ آزاد ہونے جا رہی ہیں. ہر مقدمے میں خان صاحب کی گرفتاری جو اس کو جناب ضمانت دینا, تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ خان صاحب جلد نظر آئیں گے آپ کو ایوان کے اندر بھی اور وزیر اعظم پاکستان بنتے ہوئے بھی. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا خیال رکھنا کے بعد پاکستان زندہ باد.